नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस जेल वार्डर और फायरमैन के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का लेसन नंबर 19 है, जिसमें काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज मैं फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूं, तो अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। और अगर आप अनअकैडमी प्लस पर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो रेलवे कैटेगरी के अंदर एनरोल कर लीजिएगा। रेफरल कोड है तारिक सर्वर 5, यहाँ से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन है आपका कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से है कौन सा, ये हमसे पूछा गया है। हर्षचरित्र, तुलसीदास, कादम्बरी या ए और सी दोनों। तो जल्दी से बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या है। हर्षवर्धन द्वारा रचित कवि हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखो, हर्षचरित्र भी आपका बाणभट्ट ने लिखा और कादम्बरी भी आपका बाणभट्ट ने लिखा, तो ए और सी इसके दोनों ही उत्तर होंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। समझ रहे हैं ना, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि निम्नलिखित हिंदी के महत्वपूर्ण लेखक एवं उनकी जन्मस्थली के बारे में नीचे दिया जा रहा है, उसका चयन कीजिए जो सही मेल नहीं खाता हो। सूरदास, सीही मथुरा, यानी कि सूरदास का जन्म सीही मथुरा में हुआ था। तुलसीदास का जन्म राजापुर ग्राम चित्रकूट में हुआ था। रैदास का जन्म मथुरा में हुआ था और महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। अब इसमें कौन सा गलत है, जिसकी जन्मस्थली का मेल जो है वो सही नहीं है, वो हमको बताना है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रैदास। रैदास का जन्म मथुरा में नहीं हुआ था, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नरहरिदास गुरु थे किसके? कबीरदास के, तुलसीदास के, रहीम के या रैदास के। तो हमसे नरहरिदास के बारे में पूछा गया है कि भैया एक्चुअल में नरहरिदास किसके गुरु थे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें नरहरिदास की, तो नरहरिदास जो गुरु थे वो तुलसीदास के गुरु थे। किसके दोस्तों? तुलसीदास के गुरु थे नरहरिदास, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नरहरिदास किसके गुरु थे? तुलसीदास के। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हरिवंश राय बच्चन का जन्म स्थान है कौन सा, ये हमसे पूछा गया है। प्रतापगढ़, बलिया, बहराइच या बस्ती। तो जल्दी से बता दीजिए कि हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हरिवंश राय बच्चन का जन्म स्थान कौन सा है। तो हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हरिवंश राय बच्चन का जन्म स्थान है आपका प्रतापगढ़, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हरिवंश राय बच्चन का जन्म स्थान कौन सा है? प्रतापगढ़ है, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का समूह दिया जा रहा है, निम्नलिखित में से उसका चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। का, खा, गा, घा, ये आपका कंठ से बोला जाता है, का वर्ग, बिल्कुल ठीक है। चा, छा, जा, झा, ये तालु से बोला जाता है, बिल्कुल ठीक है। टा, ठा, डा, ड़ा, ये ओठ से बोला जाता है, हमको नहीं पता। ता, था, धा, धा, ना, ये दंत से बोला जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। तो टा वर्ग आपका ओठ से नहीं बोला जाता, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन दोस्तों? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हिंदी वर्णमाला में द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं कौन से। हमको द्विगुण व्यंजन के बारे में बताना है, हिंदी वर्णमाला में कौन से द्विगुण व्यंजन है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। सा, ये आपके द्विगुण व्यंजन है या नहीं हमको नहीं पता। डाड़ा, ये भी नहीं पता। यारा और स्रा और त्रा। तो देखो, डा और ला जो है ये आपके द्विगुण व्यंजन है। सा हा, ये ऊष्म व्यंजन है। यारा, लावा, ये अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। स्रा और त्रा, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। समझ रहे हैं? तो हर व्यंजन की प्रकृति अलग अलग होती है, इसलिए डा और ला जो है ये आपके द्विगुण व्यंजन है। वर्णमाला का चैप्टर पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब पे अपलोड भी है, तो आप एक बार सर्च कर लीजिएगा वर्णमाला बाय इंडियन स्टडी। तो इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि हिंदी की खड़ी बोली किस अपभ्रंश से सबसे निकट मानी जाती है। मगही, स्वर सैनी, अर्धमगही या प्राकृत। तो जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही आंसर क्या है।
तो हिंदी की कड़ी बोली किस अपभ्रंश की सबसे निकट मानी जाती है? तो ये सौरसेनी अपभ्रंश की सबसे निकट मानी जाती है, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख मिलता है? पहली अनुसूची, चौथी अनुसूची, 8वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची? तो जल्दी से बता दीजिए कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 8वीं अनुसूची, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से उसका चयन कीजिए जिसकी वर्तनी गलत है। आंख, यमुना, वरिष्ठ या नक्षत्र, यानी कि स्पेलिंग कौन सी गलत है? वर्तनी के अनुसार अशुद्ध शब्द हमको बताना है, कौन सा गलत लिखा हुआ है। तो देखो, वर्तनी के अनुसार अगर हम शब्द की बात करें तो आंख जो है वो आपका एक, इसकी वर्तनी गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी आपको वर्तनी बताना है कि गलत वर्तनी कौन सी है। उत्कर्ष, बहिष्कार, वेशभूषा या विश्वास? तो हमको गलत वर्तनी वाला शब्द बताना है कि एक्चुअल में गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वेशभूषा, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गलत वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? वेशभूषा है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से उसका चयन करें जिसमें गुण संधि नहीं है। महर्षि हितोपदेश, महोत्सव या एक एक? तो उसमें से बता दीजिए कि जिसमें गुण संधि नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक एक, यानी कि इसमें आपकी गुण संधि नहीं है। अच्छा, एक एक में कौन सी संधि है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। यण संधि का उदाहरण कौन सा है ये हमसे पूछा गया है। अत्यधिक, स्वागत, अत्याचार और उपरोक्त सभी। और इस संधियों के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो यण संधि का हमसे उदाहरण पूछा गया है, तो उपरोक्त सभी जो है ये आपके यण संधि के उदाहरण है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की कौन सी रचना नहीं है? ध्यान रखना इस वर्ड पे, कौन सी रचना नहीं है, ठीक है। कोठरी की बात, उत्तर प्रियदर्शी, शेखर एक जीवनी और दर्शन दिग्दर्शन। तो देखो, दर्शन दिग्दर्शन ये किसकी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की रचना नहीं है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, समझ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट है। मुंशी प्रेमचंद्र की रचना कौन सी नहीं है? सेवा सदन, कर्मभूमि, चंद्रावली या वरदान? तो हमसे पूछा गया है कौन सी रचना जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र की नहीं है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चंद्रावली। मुंशी प्रेमचंद्र की रचना कौन सी नहीं है? चंद्रावली, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है कौन सी? मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, सांद गीत या उपरोक्त सभी? तो देखो, महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक जो है वो उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि तीनों ही रचना जो है वो महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा छायावाद का आधार स्तंभ माना जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद्र या राहुल शंकरत्यायन? तो जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही आंसर कौन सा है, कि कौन छायावाद का आधार स्तंभ माना जाता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को छायावाद का आधार स्तंभ माना जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। यशोधरा, भारत भारती, साकेत प्रमुख रचनाएं किसकी? धर्मवीर भारती की, प्रताप नारायण मिश्र की, मैथिली शरण गुप्त की या बृंदालाल वर्मा की? तो जल्दी से बता दीजिए कि यशोधरा, भारत भारती, साकेत किसकी प्रमुख रचना है? तो ये जो आपकी प्रमुख रचना है ये मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचना है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से उसका चयन कीजिए जिसके आगे गलत विराम चिन्ह लगाया गया है। मोहन साइकिल से गिर गया, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। क्या वह बीमार है, क्वेश्चन मार्क लगा है और क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो ये भी ठीक है। हे प्रभु हमारी रक्षा करो, बस यही गलत है। कैसे? देखो, जब भी प्रार्थना वाली बात आती है तो हे प्रभु के बाद में आपका एक संबोधन चिन्ह लगेगा, डंडा बिंदी, समझ रहे हैं। क्योंकि जब भी प्रार्थना वाली बात आती है तो आपका एक संबोधन चिन्ह लगता है और यहाँ पर नहीं लगा, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से गलत विराम चिन्ह बताइए। विस्मय बोधक आपका डंडा बिंदी, तो ये तो ठीक है। पूर्ण विराम आपका इस तरीके से होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अल्प विराम ये भी बिल्कुल ठीक है। निर्देशक चिन्ह ये गलत है। इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन से आपका कि हिंदी का सर्वाधिक प्राचीनतम विराम चिन्ह कहलाता है कौन सा? अल्प विराम, पूर्ण विराम, रेखांकन या प्रश्नवाचक? तो जल्दी से बता दीजिए। तो हिंदी का सबसे प्राचीनतम विराम चिन्ह कहलाता है आपका कौन सा?
पूर्ण विराम। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अब आपको ईमानदारी के साथ बनाना है कि आपके इस टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। मेरी असफलताएं नामक रचना के रचनाकार कौन है, ये हमसे पूछा गया है। अमृत राय, बाबू गुलाब राय, यशपाल या रामधारी सिंधिनकर। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।